नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हूँ डॉक्टर हरिता अरोरा की कक्षा 12th के सेकंड चैप्टर राजा, किसान और नगर के 5वें और अंतिम भाग को लेकर के। लेकिन इस चर्चा पर आगे बढ़ने से पहले आज फिर मैं एक छोटा सा सूत्र आपको ये दूं कि जो आपकी किताबों के अंदर सोर्सेज दिए हुए हैं उनको आप जरूर ध्यान से देखिए और ध्यान से उन्हें पढ़िए, क्योंकि ये इतिहास के एक बेहद ही प्रमुख स्रोत है। उन्हीं प्रमुख स्रोतों में से आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है मुख्य रूप से अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता था और अभिलेखीय साक्ष्य की सीमाएं, यानी इंस्क्रिप्शंस, जिनको अभिलेखों को हम अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। आज भी अगर हम देखें तो कई बार बर्तनों पे जो नाम वगैरह खुदवाए होते हैं, धातु पर खुदे हुए नाम क्या है, वो एक प्रकार के, आज से अगर 1000 वर्षों बाद वो बर्तन मिले तो लोग यही कहेंगे कि भाई वो अभिलेख जो है धातु या पत्थर की जो उस पर ठोस सतह पर जो है लोग खोद करके लिखा करते थे। तो चलिए हम चर्चा पर आगे बढ़ते हैं। और आज की जो चर्चा है वो हमारा मुख्य रूप से क्या क्या बात रहेगी। एक तो ब्राह्मी लिपि का अध्ययन, क्योंकि आधुनिक भारतीय भाषाएं जो है उनमें प्रयुक्त जितनी भी लगभग सभी लिपियां हैं उन सब का मूल, यानी उन सब का फादर, उन सब की जनक है ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। दूसरी बात हम करेंगे खरोष्टी लिपि को पढ़ना, क्योंकि अशोक मौर्य के जो अभिलेख थे वो पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत पे, यानी जम्मू कश्मीर और उससे ऊपर के हिस्से में खरोष्टी भाषा में मिले हैं। फिर अभिलेखीय साक्ष्य की सीमाएं, जिस पर बोर्ड पर अक्सर प्रश्न भी आता है, और अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य यानी ऐतिहासिक सबूत कैसे, क्या, और उनका उनका उनसे हम इंटरप्रिटेशन कैसे करते थे। तो चलिए, आज की चर्चा का हमारा लर्निंग आउटकम है अभिलेखीय साक्ष्यों का विश्लेषण यानी उसका एनालिसिस, और राजनीतिक और आर्थिक क्रियाओं को समझने में इनका योगदान। तो चलिए निकल पड़े अब हम यात्रा पर। और सबसे पहली बात उठती है कि ये अभिलेख है क्या। जैसा कि मैंने आपको कहा, आज भी जैसे हम बर्तनों पर लिखवाया होता है ना, स्टील के बर्तन हो या अल्युमिनियम के, उस पर नाम लिखा होता है कि इसे इसका बर्तन है, तो उसी तरह से पत्थर, धातु या मिट्टी जैसी कठोर सतह पर खुदे हुए जो मिले हैं हमें, उन्हें हम अभिलेख कहते हैं। ये अभिलेख क्या थे? इनमें धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता था। जैसे मैं फिर रिपीट करूंगी, जैसे आजकल अगर हम मंदिरों वगैरह में जाते हैं, धार्मिक संस्थाओं में, कि फला फला पंखा इसकी स्मृति में दान किया गया है, उस तरह के दानात्मक अभिलेख भी हमें देखने को मिले हैं। तीसरी चीज है, क्योंकि ठोस सतह पर खुदे होते थे इसलिए हमेशा के लिए रह जाते, स्थायी परमानेंट प्रमाण होते थे। प्राचीनतम अभिलेख जो मिले हैं वो प्राकृत यानी आम बोलचाल की जो भाषा थी जिसे आम लोगों ने इस्तेमाल किया है, उस पे लिखे हुए जो प्राचीनतम अभिलेख हैं वो हमें मिले हैं। कई अभिलेखों में बहुत सारे, अक्सर प्राय इनके निर्माण के साथ साथ इनकी तिथि भी खुदी होती थी। तिथि होने से क्या है कि उसके ऐतिहासिक कितना पुराना है ये पता लगना आसान होता था। और अगर तिथि ना मिले, प्राय तिथि होती थी, ना मिले, तो इसके काल का निर्धारण कैसे करते थे कि उस समय में जिस तरह की लिपि का प्रचलन था, क्योंकि वक्त के संग लिपि भी बदली है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था, ब्राह्मी लिपि आमतौर पर जो भारतीय लिपि हैं उनकी जनक रही है, वो ब्राह्मी से निकले हैं। तो किस समय में पुरा लिपि यानी पुरा यानी प्राचीन लिपि या लेखन शैली उस समय में क्या थी, उस आधार पर किसी भी अभिलेख में अगर तिथि ना दी हो तो उससे अंदाजा लगाया जाता था। तो ये तो हुई अभिलेखों की मोटा मोटी बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात उठती है कि अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता था, और अर्थ निकालने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्राह्मी लिपि का अध्ययन कैसे किया गया। देखिए, 18वीं शताब्दी में कई सारे यूरोपीय विद्वानों ने, क्योंकि उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारत में आ ही चुकी थी, कई सारे यूरोपीय विद्वानों ने और भारतीय पंडितों ने मिल करके आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में जो भी मिली पांडुलिपियां मिली, तो उन पांडुलिपियों का अध्ययन चालू किया। पांडुलिपि क्या है? पांडुलिपि और अभिलेखों में अंतर है। पांडुलिपि जो ताम्र पत्रों पर या किसी भी प्रकार के पत्र पर लिखा गया हो वो है, और अभिलेख होते हैं जिनको खोद करके ठोस धातु पर लिखा हो। तो इन्होंने उन पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया और उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूनों के साथ तुलना शुरू की।
जेम्स प्रिंसेप के बारे में जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये रहे जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 में अर्थ निकाला। अब आप यहां पर ये देख सकते हैं, ये रहा, जो कि आज के का से इसकी तुलना कर सकते हैं। और इसी तरह का आपको यहाँ पर कहीं ये देखिए, ये मिलता जुलता है, प्राचीन लिपि। अगर जब इसका अर्थ निकाला गया तो इसका मतलब है अर्थ। दूसरा आप डा देखिए, डा यानी चा, और ये आप यहाँ पर ये देख सकते हो। इस तरह से अर्थ जो है लिपि के निकाले गए कि अशोक के समय की ब्राह्मी लिपि और उसके समानार्थी यानी उसके जैसे समान अर्थ रखने वाली देवनागरी लिपि, जिसमें आज हम हिंदी लिखते हैं, उसके अक्षरों की तुलना करके अभिलेखों का अर्थ निकाला गया। अब अगर हम बात करते हैं कि खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडो ग्रीक यानी हिंदू यूनानी शासकों ने दूसरी से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में इस क्षेत्र पर शासन किया। और इस क्षेत्र पर जो अशोक के भी अभिलेख मिले हैं वो खरोष्टी लिपि में मिले हैं। बाकी जगह भारत के अंदर जो मिले हैं प्राकृत में मिले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खरोष्टी लिपि चलती थी। एक चीज बड़ी आसान हो जाती है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है अपोलोडोटस का सिक्का है। अपोलोडोटस एक हिंदू यूनानी शासक था। तो इधर जो है इन शासकों ने आप देख सकते हैं दो भाषाओं, दो लिपियों में नाम लिखा है। हिंदू यूनानी शासकों के राजाओं के सिक्कों में उनके नाम जो है यूनानी और खरोष्टी दोनों में है। इससे क्या हुआ कि मिलान करने में और अर्थ निकालने में आसानी हो गई, क्योंकि यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने जब अक्षरों का मेल किया तो वो निकालना ही आसान हो गया। क्योंकि मेल से क्या हुआ, जैसे अपोलोडोटस का मान लीजिए नाम लिखने के लिए आ शब्द का प्रयोग किया गया, आ लिखने के लिए, तो जो यूनानी में किया और जो उसमें खरोष्टी में किया, तो उससे लिपि का अर्थ निकालना कि कौन सा जो संकेत है या कौन सा अक्षर है वो दूसरी भाषा में क्या अर्थ रखता है, ये निकालना आसान हो गया। तो इस तरह से खरोष्टी लिपि को पढ़ा गया। अब हम बात करेंगे अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्यों की यानी सबूतों की। यहाँ पर जो है ये अशोक का अभिलेख है, राजा के आदेश। राजन देवानाम पियदसिया कहते हैं, देवानाम यानी देवताओं के प्रिय, पियदसी यानी दिखने में सुंदर। अशोक ने ये उपाधि अपने अभिलेखों में अपनाई है। तो यहाँ पर वो उसमें इस अभिलेख क्या जो मिला है उसमें वो कहता है कि अतीत में मसलों को निपटाने और नियमित रूप से सूचना एकत्र करने की व्यवस्था नहीं थी यानी उससे अशोक से पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन मैंने यानी राजा अशोक ने इस तरह की व्यवस्था की। राजा के समाचार हम तक पतिवेदक सदैव पहुंचा। इन पतिवेदक को आप आज के जर्नलिस्ट यानी पत्रकार की से तुलना इसकी कर सकते हो, क्योंकि वो कहता है कि मैं जहां भी रहूं, खाना खा रहा हूं या अंतपुर में विश्राम में हूं, गौशाला में हूं, पालकी में ले जाया जा रहा हूं या अपने बगीचे में वाटिका में बैठा हूं, कभी भी आकर के लोगों के विषयों का निराकरण कर सकते हैं। तो इन पतिवेदकों को हम आज के जर्नलिस्ट से तुलना कर सकते हैं जो खबरें लेकर के उसको देते होंगे। अब अशोक नाम जो है अन्य अभिलेखों में भी मिला जहां उसकी उपाधियां थी, तो ये निकालना आसान हो गया कि ये अशोक मौर्य ही होगा। दूसरी चीज, कई बार अभिलेख शास्त्री यानी जो एपिग्राफिक्स को पढ़ते हैं, जो अभिलेखों को पढ़ने का कार्य करते हैं, उनका अर्थ निकालने का कार्य करते हैं, उन्हें अभिलेख शास्त्री कहते हैं। उन्होंने जब परीक्षण किया यानी जिन अभिलेखों में केवल देवानाम पियदसी लिखा था और अशोक ने ही लिखा था, तो और कुछ अभिलेखों में जिनमें केवल अशोक लिखा था, तो इन्होंने क्या किया, जब उनका एनालिसिस किया तो देखा उसकी विषय एक सी है, लिखने की शैली एक सी है, भाषा वही है और पुरा यानी प्राचीन लिपि विज्ञान भी वही है। इसका मतलब ये किसी एक ही व्यक्ति के बारे में है। यानी जब सीधा सीधा नहीं मिलता तो किस तरीकों से निकाला जाता है, उसकी विषय, शैली, भाषा और पूरा लिपि विज्ञान के आधार पर। अब यहाँ पर उसने एक चीज कही है कि मेरे से पहले इस तरह की सूचनाएं एकत्र करने की व्यवस्था नहीं थी। तो अब यहाँ पर इतिहासकारों को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है, इन कथनों का परीक्षण करना पड़ता है, दूसरी जगह से भी उनको वेरीफाई करना पड़ता है कि जो कुछ भी लिखा गया है वो कितना सत्य है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ा चढ़ा करके अपने बारे में लिखा गया हो, तो इसका परीक्षण भी करना पड़ता है एक ऐतिहासिक सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने से पहले। दूसरी एक चीज और है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ जो है ये अर्थ, इसको स्पष्ट करने के लिए ये ब्रैकेट में लिखा गया है। अब ब्रैकेट में इसको क्यों लिखा गया है? क्योंकि क्या होता है
कि कई बार जो कुछ भी अभिलेख शास्त्री जब वाक्यों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं, बहुत ध्यान से करना पड़ता है कि जो कुछ भी इसका ओरिजिनल लेखक कहना चाह रहा हो, कहीं ऐसा ना हो कि उसका अर्थ बदल जाए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये अभिलेख यानी अशोक के स्तंभ अभिलेख हम देखते हैं जगह जगह खुदवाए गए, और खासकर राजा के ये जो आदेश थे वो यातायात मार्गों के किनारे यानी जहां जिन मार्गों का इस्तेमाल लोग ज्यादा करते थे या शहरों के पास प्राकृतिक रूप से जो पत्थर है बड़े बड़े उन पर खुदवाए गए। क्यों? क्या इसलिए कि आने जाने वाले ज्यादातर लोग उसे पढ़ने के लिए रुक सके? लेकिन एक चीज और थी, क्या अधिकांश लोग पढ़े लिखे थे उस समय में या नहीं थे? क्या पाटलिपुत्र में जो भी उस समय में जिस तरह की बोली बोली जाती थी, क्या वो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सब लोग उसको समझते थे? और फिर एक और चीज बड़ा प्रश्न है, क्या राजा के आदेशों का पालन किया जाता था हमेशा? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके आगे आप प्रश्न चिन्ह लगा हुआ देखते हो, जिनके उत्तर पाना हमेशा आसान नहीं होता है। अब आप ये देखिए, कुछ समस्याएं हैं जिनके प्रमाण हमें अशोक के अभिलेख में मिलते हैं। जैसे ये यहाँ पर है राजा की वेदना। ये अभिलेख अशोक ने कलिंग पर जब विजय प्राप्त की थी, कलिंग आप देख सकते हो आज का उड़ीसा, जब उसने अपनी विजय प्राप्त की थी, कब की थी ये भी इसमें लिखा गया है कि देवानाम प्रियदर्शी ने अपने शासन के 8 वर्ष पूरे किए तो उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध के अंदर इतने लोग मारे गए, 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया गया, 1 लाख मारे गए, इससे भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। और ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने जब इतनी युद्ध के जनसंहार देखा, लोगों को मरते हुए देखा, तो उसका युद्ध से जो है उसका दिल हट गया और उसने उसकी जगह धम्म के उपदेश यानी धम्म पाली में धर्म को बोला जाता है, और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, क्योंकि ये उस राजा के लिए, देवनामप्रिय के लिए बहुत ही कष्टदायी और वेदनादायी था कि जब किसी राज्य पर जीत हासिल करते हैं तो पराजित राज्य के इतने लोग मारे जाते हैं, इतना नुकसान होता है। अब ये बात अशोक की युद्ध के प्रति उसकी मनोवृत्ति को तो दर्शाती है, लेकिन और उसमें मनोवृत्ति में जो परिवर्तन हुआ उसको तो बताता है, लेकिन अगर हम इस अभिलेख में जो कुछ लिखा है उन शब्दों से हट करके अगर हम देखने का प्रयास करते हैं तो परिस्थिति थोड़ी सी अलग होती है। कारण क्या है? जो उसकी वेदना को व्यक्त करती हुई ये है कि युद्ध से उसकी वेदना हुई, वो अभिलेख कलिंग में नहीं लिखा, कलिंग में नहीं मिला, जबकि कलिंग में और अभिलेख उसके दूसरे मिले हैं, लेकिन उसकी इस वेदना को दर्शाता हुआ नहीं मिला। क्यों? क्या इसलिए उसने ये वहां नहीं खुदवाया कि उस क्षेत्र के लोग जो प्रभावित थे उनके लिए ये वेदना इतनी दर्दनाक थी कि अशोक उन लोगों से उस मुद्दे पर कुछ कह नहीं पाया। अब ये कुछ आपके बोर्ड में मैप के हिसाब से हैं और वही मैंने लिए हैं जो आपके बोर्ड में आने की संभावना है, क्योंकि सीबीएसई एक लिस्ट देती है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, ये रहा अशोक के अभिलेख का वितरण, टोपरा यहाँ पर पड़ता है, और ये रहा आपका मेरठ जो आज के यूपी में है, और ये कौशाम्बी। कई बार आप देखिए, एक चीज और इंटरेस्टिंग आपको बताऊं, कई बार ट्रेन के नाम होते हैं, कौशाम्बी एक्सप्रेस, लिच्छावी एक्सप्रेस, ये कहीं ना कहीं इतिहास से उठा करके उसको बनाया गया होता है, उससे रिलेट किया गया था। ये कौशाम्बी में उसका अभिलेख मिला है, और एक अभिलेख ये सांची जो आज के मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर अशोक के अभिलेख मिले हैं, और आपके बोर्ड के हिसाब से इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अब बात उठती है कि ये एक और अभिलेख है जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, कहाँ मिला है ये आप देख सकते हो, प्रयाग, जिसे आज हम इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, गंगा और यमुना के संगम स्तर पर, और यहाँ पर माना जाता है तीसरी नदी जो आज तो लुप्त हो चुकी है, सरस्वती का भी यहाँ संगम था। ये इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के राजकवि हरिशेन ने लिखी थी। प्रशस्ति का मतलब ही होता है प्रशंसा में, ये मैं अपने पिछले वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए बहुत इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी। प्रशस्ति क्योंकि प्रशंसा में लिखा गया है। तो और एक और उदाहरण ये रहा आपका, जिसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं, ये गिरनार आज के गुजरात में पड़ता है। यहाँ रुद्रदमन का गिरनार अभिलेख मिला है, जिसमें उसने बताया था कि उसने वहां पर सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी 2वीं शताब्दी ईस्वी में, जिसके लिए उसने अपनी जनता से कोई भी पैसा नहीं लिया, अपने खर्चे से करवाई थी।
तो और इसके अलावा इसकी भी बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। इसके अलावा ये रहा प्रभावती गुप्त और दगुन गांव। इसके अंदर प्रभावती गुप्त का जो अग्रहार, अग्रहार यानी जो ब्राह्मणों को भूमिदान दिया जाता था उसको अग्रहार कहते थे। तो ये प्रभावती गुप्त द्वारा दिया गया दान है, जिसमें उसने अपने अभिलेख में कहा है कि उसने एक ब्राह्मण चनाल स्वामी को एक कब कब दिया था और किन किन अधिकारों के साथ उसने इस जगह का दान उसको किया था। तो यहाँ पर हमें उस समय के ग्रामीण क्षेत्र की छवि भी सामने आती है। हमें यह भी पता लगता है कि राज्य किस प्रकार के लोगों से जो है कर वसूल किया करता था। तो केवल उतनी ही इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती जितनी वो देना चाहते हैं, बल्कि उससे हम उस समय के रीति रिवाजों का भी अंदाजा लगा पाते हैं। फिर उसके बाद इस बारे में भी हमने बात किया था छोटे दानात्मक अभिलेख। इसमें दाता के नाम के साथ उसके व्यवसाय का उल्लेख, यानी आम लोग भी दान दिया करते थे। ये दानात्मक अभिलेख, धार्मिक अभिलेख जो है छोटे छोटे, जैसे ये मथुरा में मिली मूर्ति का है जिस पर प्राकृत में अभिलेख लिखा है, जिसमें कहा है कि एक स्वर्णकार यानी सोनार की पत्नी ने इसे एक धार्मिक स्थल में स्थापित किया था। तो उन दिनों धोबी है, बुनकर है, लिपिक है, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहकार, लोहे का काम करने वाले अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी, राजा, ये भी जो है इस तरह के दान दिया करते थे। इसको आप आज से भी रिलेट करके देख सकते हो, क्योंकि आम जनता आज भी धार्मिक दान दिया करती है पुण्य प्राप्ति के लिए। अभी आप देखिए, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिस पर अक्सर प्रश्न आता है कि अभिलेखीय साक्ष्य की सीमाएं। इस बार के बोर्ड में भी ये प्रश्न आया है। तो अभिलेखीय साक्ष्य की क्या सीमाएं थी? कई बार अक्षर जो थे वो हल्के पड़ जाते थे वक्त के संग, खुदे हुए तो हैं या उन्हें ठीक से उत्कीर्णित नहीं किया, हल्के पड़ गए, तो अब उनका पढ़ना जो है वो मुश्किल हो गया। दूसरी अभिलेखीय साक्ष्य की सीमा क्या है कि अभिलेख का नष्ट होना, यानी इतना खराब हो चुका है, इतना वक्त बीत गया, खराब हो गया कि उसमें अक्षर जो हैं वो करीब करीब मिट गए हैं और अब उसका अर्थ निकाल पाना मुश्किल है। तीसरा है कि शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान होना अक्सर सरल नहीं होता, क्योंकि वक्त के साथ शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं और अर्थ जो है वो किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं। तो ऐसे में जो है कोशिश करते हैं विद्वान कि कोई वैकल्पिक विधियां निकाली जाए जिससे हम अभिलेखों का अर्थ समझ सके। यद्यपि अभिलेख जो है हजारों की संख्या में मिले हैं, पर अर्थ सबके नहीं निकाले जा सके या प्रकाशित नहीं हो पाए या उनका अनुवाद ही अभी तक नहीं हो पाया। और इसके अलावा एक और समस्या आती है ये पांचवी की, कई अभिलेख इतना वक्त बीत गया कि अब तक वो सुरक्षित ही नहीं है। और जो अभिलेख अभी मिलते हैं, अंग्रेजी में एक कहावत है टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी इतना नीचे सागर है पूरा, लेकिन जो अभिलेख अभी मिले हैं बहुत सारे अभिलेख अभी भी वक्त के गर्भ में खो चुके हैं। इसके अलावा आप ये देखिए कि जरूरी नहीं है कि जिसके राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ आज के वक्त में महत्वपूर्ण है, उस समय में अभिलेख लिखवाने वाले ने भी उसको उतना ही महत्वपूर्ण माना हो और उसने भी अपना अभिलेख उसी नजरिए से लिखवाया हो जिस नजरिए से हम आज उसको पढ़ रहे हैं। क्योंकि इन अभिलेखों में हमें दैनिक जीवन के बारे में, आम जनता के बारे में, रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख के बारे में हमें इन अभिलेखों से पता नहीं चलता है। और जो भी लिखवाने वाला है उसने अपने ही किसी जो अवसर उसके लिए महत्वपूर्ण रहा होगा, उसने उसके हिसाब से इस अभिलेख को लिखवाया और जिसने लिखवाया वो अभिलेख उसी के विचारों की अभिव्यक्ति करता है। तो हमें अतीत के उस परिप्रेक्ष्य को भी समझना जरूरी है जिस दृष्टिकोण से, जिस परिप्रेक्ष्य में उस व्यक्ति ने उसको लिखवाया। यानी कि राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पूरा ज्ञान हमें सिर्फ अभिलेखों से नहीं मिलता, उसकी हमें दूसरी जगह से और जगह से लेकर के उसको मिलान करना पड़ता है और इनका बहुत ही सावधानी पूर्वक इनका विश्लेषण करना पड़ता है। एक और चीज है कि 19वीं और 20वीं दशक के 19वीं और 20वीं सदी के जो इतिहासकार हैं उनका जो दृष्टिकोण है इतिहास को देखने का वो अब बदल गया है। क्यों? क्योंकि ये लोग 20वीं सदी तक आते आते आर्थिक परिवर्तन और आम जनता जो हाशिए पर जनता हमेशा रही है उसके बारे में जानने के बारे में इतिहासकारों की रुचि बढ़ी है। जबकि अगर आप उससे पहले के इतिहासकारों को देखें तो उनकी रुचि जो है वो ज्यादातर राजाओं के इतिहास को जानने में रहती थी। तो एक ये भी चीज है जिसका ध्यान रखना पड़ता है
कि किस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं माइंड मैप की तरफ। माइंड मैप जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, आपको अपना अपने हिसाब से बनाना होगा। अभिलेखों का अर्थ निकालना, ब्राह्मी लिपि का अध्ययन जिसके बारे में मैंने जेम्स प्रिंसेप की बात की, खरोष्टी लिपि का अर्थ निकालना, अभिलेखों से जो ऐतिहासिक सबूत मिलते हैं उनका परीक्षण करके, परीक्षण में क्या चीज आती है, उसकी विषय, भाषा, शैली, पूरा लिपि विज्ञान जो है उसके आधार पर कहाँ पर वो मिला है, और अशोक के अभिलेख खास जो बहुत मिले। इन अभिलेखीय साक्ष्यों की सीमाएं क्या थी? तकनीकी सीमाएं थी, जैसे अक्षरों का लुप्त हो जाना या उनका मिट जाना, अभिलेख नष्ट प्राय हो जाना, दूसरा अर्थ ना निकाल पाना, और इसके अलावा अन्य। तो ये आपको अपने हिसाब से भी बनाने होंगे, अपना अपना माइंड। तो अब हम बात करते हैं कि बोर्ड परीक्षा में अक्सर जो है कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात आती है अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है, हमने इस पूरे वीडियो में उसकी चर्चा की है। दूसरी चीज, भारतीयों के जीवन, संस्कृति और गतिविधि का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसका प्रतिबिंब अभिलेखों में नहीं है, चर्चा कीजिए। ये भी मैंने आपके साथ अभी चर्चा की, जिसमें समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति, उसमें से आप कुछ निकाल के उसमें लिख सकते हैं। प्रभावती गुप्त के दगुन गांव से आपको बहुत कुछ मिलता है। रुद्रदमन का हो गया, छोटे दानात्मक अभिलेख। तो इन सब में हमें जीवन, संस्कृति और गतिविधियों के बहुत सारे पक्ष हमें देखने को मिलते हैं इन सभी में, और अशोक के अभिलेख तो है ही। तीसरा प्रश्न उठता है अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की भी सीमा होती है। तो अभी अभी हमने अभिलेखीय साक्ष्यों की सीमाओं की बात की थी। फिर आता है राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से ही नहीं मिलता, कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी कि आप बताएंगे कि उसको में जो कुछ भी लिखवाता है वो व्यक्ति ने अपने दृष्टिकोण से भी लिखवाया होगा, तो उसका हमें अन्य स्रोतों से भी उसका मिलान करके देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा चढ़ा के इसमें अपना इतिहास, अपना परिप्रेक्ष्य व्यक्ति ने रखा हो। तो हमें अन्य जगह से भी मिलान करना पड़ता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अभिलेख हमारे लिए ऐतिहासिक सबूत के तौर पर इंपॉर्टेंट नहीं है। बेहद बेहद इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक सबूत है अभिलेख हमारे लिए। तो इस पार्ट 5 आखिरी पार्ट में हमने चर्चा की थी अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है, ब्राह्मी लिपि का अध्ययन, खरोष्टी लिपि को पढ़ा गया, अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य और अभिलेखीय साक्ष्य की सीमाएं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और बहुत ध्यान से मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई अगेन से आई एम डॉक्टर हरिता अरोरा, प्रवक्ता इतिहास, लेक्चरर हिस्ट्री फ्रॉम दिल्ली, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।